नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र अर्थात काशी अर्थात मां गंगा की गोद में बनारस गए तो पूरी राजनीतिक चर्चा ही उनके इर्द गिर्द आकर सिमट गई। योगी और मोदी एक साथ हों तो राजनीति में कोई अन्य मुद्दे पर चर्चा करेगा, यह सोचना भी गलत है, यह सोचना ही बेईमानी है। अब तक तो पूरे देश में मोदी विरोधी लोग इकट्ठा होते थे, मोदी पर हमले करते थे, लेकिन पिछले कई महीनों से सारे मोदी विरोधी मोदी पर हमला करना कम करके सारा हमला का फोकस, सारा हमला का केंद्र, सारा हमला योगी पर कर रहे हैं। योगी अर्थात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी, जिसे काशी कहा जाता है, जो भगवान भोलेनाथ की नगरी है, कहते हैं भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल के बीच वाले नोक पर काशी टिकी हुई है। चाहे प्रलय आ जाए, कुछ हो जाए, काशी का कुछ भी अप्रिय नहीं होता, क्योंकि काशी के रक्षक स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं। महाकाल स्वयं उन काशी नगरी के रक्षक हैं। तो काशी नगरी माँ गंगा के पुत्र अपने को मानने वाले मोदी जब बनारस पहुंचे, वाराणसी पहुंचे, तो पूरा भारत का ही नहीं पूरे विश्व का फोकस वहीं पहुंच गया था। बनारस में 1500 से अधिक करोड़ों रुपए की, 1500 करोड़ से ज्यादा की राशि के बहुत सारे प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी हुआ और उनका लोकार्पण भी हुआ, जिससे पूर्वांचल की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। बनारस का जिस तरह से, वाराणसी का जिस तरह से विकास पिछले 7 साल में हुआ है, 70 सालों में नहीं हुआ। आज वाराणसी, आज काशी विश्वनाथ के मंदिर के सामने से खड़े होकर देखा जाए तो मां गंगा का किनारा दिखता है। गंगा स्नान करके बाहर निकलते ही देखें तो भगवान भोलेनाथ का मंदिर दिखता है। इसके पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले इतनी सकरी गलियां थी, उसमें भी ऐसे दो संप्रदाय के लोग मिलकर झुंड एक दूसरे को तकलीफ देते हुए जाते थे कि जिस पर सोचना कई बार तो लगता था कि सांप्रदायिक दंगा न हो जाए। जिस तरह से एक ही गली से नमाज पढ़ने लोग जा रहे हैं ज्ञानवापी में, और उसी गली से, उसी रास्ते से भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने लोग जा रहे हैं, धक्कम धुक्की होने के उस आसार उस समय होते थे, वो सब बंद हो गया। सबके रास्ते अलग हो गए। खुला मैदान है, हेलीकॉप्टर उतर सकता है भोलेनाथ के नगरी में, भोलेनाथ के सामने के परिसर में हेलीकॉप्टर उतर सकता है। ऐसी व्यवस्था आज हो गई है। यह सब देन है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी जब वहां के सांसद बने, जब वो चुनाव लड़ने गए थे, तभी अपनी कल्पना बता दिए थे कि काशी विश्वनाथ जी का, वाराणसी का वो कायाकल्प करना चाहते हैं। धीरे करके उन्होंने सब किया। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी को कभी भी भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान भोलेनाथ, इन शब्दों से प्रेम था ही नहीं। वो काशी से बैर था, उनके मुंह में ऐसा आता था। जो भी परियोजना मोदी शुरू करना चाहते थे, पूरी करना चाहते थे, उसमें अड़ंगा डालने के अलावा कोई अच्छा काम समाजवादी की सरकार ने नहीं किया, अखिलेश ने नहीं किया। उनमें ये डर था कि अगर वो हिंदुओं के आराध्य भगवान भोलेनाथ की तरफ पर भगवान भोलेनाथ के लिए कुछ सेवा कर देंगे तो उनके जो नमाजवादी लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे। उनका वोट बैंक तो मुसलमान वोट बैंक है, वो नाराज हो जाएगा। उस नाराजगी के डर से बचते बचाते वो कुछ नहीं किए। लेकिन भोलेनाथ का श्राप लगा, कार्यसेवकों को हत्या करने का पाप उनके पिता पर मढ़ा गया है, उनका कार्यसेवकों का वध का श्राप लगा और वो खत्म हो गए, शिखर से शून्य पे आ गए। तो लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की भाजपा की बहुमत वाली सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो काशी विश्वनाथ का जिस तरह कायाकल्प है जो दिख रहा है वो उसकी देन है। योगी आदित्यनाथ जैसा ईमानदार कर्मठ व्यक्ति मुख्यमंत्री पद बैठा, जो हर दूसरे तीसरे महीने मौका निकाल करके सारी व्यस्तताओं के बीच में काशी पहुंच जाता है। भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के अलावा वहां की सारी योजनाओं की समीक्षा करना, बैठ के देखना। कोरोना काल में कई बैठकें वो काशी विश्वनाथ की ले चुके। मोदी जी के दौरे के पहले जा करके एक एक इंच का जायजा लिया, एक एक परियोजना का जायजा लिया। ऐसे हर दूसरे तीसरे महीने हो जाते हैं। और इवन हर दिन काशी विश्वनाथ के कमिश्नर, अर्थात पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, रेवेन्यू कमिश्नर से उनका सतत संपर्क रहता है और वो हर परियोजना पर
प्रगति के बारे में निजी तौर पूछते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। और फिर आराध्य, उनके भी आराध्य भगवान भोलेनाथ हैं। वो तो कट्टर राम भक्त भी हैं। जिस तरह से श्री राम की नगरी अयोध्या का विकास हो रहा है, जिस तरह से अयोध्या कायाकल्प कर रहे हैं, वो एक योगी, एक सन्यासी ही कर सकता है। किसी भोगी विलासी पार्टी के नेता कभी सोच नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। और उनकी लिस्ट में जो काशी का विकास है, मथुरा का विकास है, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का विकास तो शुरू हो गया है। आज स्थिति यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद छोड़कर काशी विश्वनाथ के आसपास कोई भी ऐसा अवैध निर्माण नहीं है। मैं काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी को अवैध इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि वो भी पुरानी इमारत है। भले ही वो कब्जा की हुई है, भले ही भोलेनाथ का मंदिर था, उस पर ज्ञानवापी बना दिया गया है। आक्रांता मुगलों ने जिस तरह से पूरे 1600 हमारे मंदिरों को अपने कब्जे में लेकर के केवल गुंबज बनाया और मस्जिद डिक्लेयर कर दिया, उस तरह से ये भी एक कलंक है उस समय का आक्रांताओं का। लेकिन खैर पुराना मुद्दा है, कोर्ट में है, न्यायालय जो फैसला करेगा। जिस तरह से राम जन्मभूमि का फैसला हो गया, उस तरह से फैसला यहाँ का भी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पूरे क्षेत्र का जो विकास हो रहा है उससे पूरा पूर्वांचल एकदम विकसित हो गया है। आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा भी कि काशी मेडिकल हब बन चुका है। पूर्वांचल के विकास की पूरी गंगा काशी में तो असली गंगा माँ है ही हैं, लेकिन विकास की गंगा भी काशी में बह रही है, प्रयागराज बह रही है, पूर्वांचल बह रही है। काशी का प्रभाव, काशी का मेडिकल हब का होना बिहार का, पूरा उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल का एक तरह से ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है, बहुत बड़ा आसरा है। जब भी कोई गंभीर बीमार होता है, बिहार से भी और उत्तर प्रदेश से भी, मध्य प्रदेश कुछ इलाकों से भी लोग बनारस भाग के जाते हैं, काशी भाग के जाते हैं। काशी भोलेनाथ की नगरी है और वहाँ से लोग संतुष्ट होकर भी लौटते हैं। मोदी जी ने भी अपने भाषण में आज जिस तरह से 6 बार योगी आदित्यनाथ की बड़ाई की है, जमकर प्रशंसा की है, इससे जो उनको लेकर बीच में कयास लगाए जा रहे थे कि वो उनके मुख्यमंत्री के उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए कि नहीं लड़ा जाएगा, वो सारे कयास दूर हो गए। जो सारे धुंध थे वो छट गए। मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री हैं, उनके ही नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा और आगे भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरह से ऊर्जा कोरोना काल में उन्होंने दिखाया है, ऊर्जावान मुख्यमंत्री के रूप में ऐसा कोई उन्हें दिखा नहीं है। तो रुद्राक्ष सेंटर का उद्घाटन करते समय भूरी प्रशंसा योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री ने की है। आज का मीडिया का फोकस भारतीय मीडिया के अलावा वैश्विक मीडिया का फोकस भी इसलिए हुआ कि जापान सरकार के सहयोग से काशी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है, जिसमें 186 करोड़ रुपए जापान सरकार ने लगाया है। लगभग 1200 लोग एक साथ बैठ करके वहां चिंतन मनन अध्ययन कर सकते हैं। लगभग 3.25 हेक्टेयर जमीन में वो है प्रोजेक्ट। तो विश्व का, भारत के अलावा विश्व का भी देश वहाँ, विश्व का एक देश शामिल है, इसलिए वैश्विक मीडिया का भी वो केंद्र है। वैसे भी काशी विश्वनाथ को लेकर के पूरे विश्व के जहाँ भी हिंदू हैं और जहाँ हिंदू नहीं भी हैं वहाँ उनके बारे में चर्चा किसी न किसी रूप में होती रहती है, क्योंकि यही काशी है जहाँ कभी बम ब्लास्ट होता था, बम ब्लास्ट होने के कारण चर्चा होती थी। वही काशी है जहाँ कभी सांप्रदायिक दंगा होते थे, उसे कारण चर्चा होती है। आज वही काशी विकास के नाम पर चर्चा हो रही है। पूरे शांति के लिए, पूरे क्षेत्र में शांति, अमन और मेडिकल हब के होने के कारण चर्चा हो रही है। आज काशी पर सबकी निगाह है, भारत सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है, वामपंथियों की भी निगाह है, कुपंथियों की भी निगाह है। जो अरविंद केजरीवाल भी वाराणसी से चुनाव लड़ने गए थे, वही कहानी याद आई, क्या हास्य हुआ जो बताऊं। एक लोमड़ी और एक शेर आपस में टकरा गए। उन जंगल के जानवरों ने फैसला किया ऐसा करो, दोनों की पूंछ बांध दिया जाए, दोनों विपरीत दिशा में चलें, जो खींच लेगा वो जीतेगा। पूंछ बांधी गई, खींचा गया, लोमड़ी 2 सेकंड मुंह बांधी और शेर तो निकल गया। शेर होता है। वही हुआ था चुनाव में, लोकसभा चुनाव लड़ने केजरीवाल भी आए थे, गति वही लोमड़ी की हुई। केजरीवाल की चतुराई तो है ही है, लोमड़ी से अधिक चतुर हैं वो। चतुर कह रहा हूँ, काइयाँ नहीं कह रहा हूँ, तो वो तो है ही है। लेकिन हश्र भी वही हुआ। आज भी उनके मन में ख्वाब है प्रधानमंत्री बनने का,
भारत का नेता बनने का, भारत का मौका मिले तो विश्व का नेता बन जाए, तो वो तो उनके मन में ख्वाब चल ही रहा है। ममता बनर्जी भी टींग हाँक रही हैं, को भी बनारस में उनके एक एमपी ने उस समय कहा था विधानसभा चुनाव के दौरान कि वो बनारस में मिलेंगी, तो बनारस उन्होंने आज भी चुनौती दे दी है, तो बनारस वो चुनाव लड़ने आ सकती हैं मोदी को टक्कर देने के लिए। ये भी हो सकता है कि वो पूरे विपक्ष के तीसरे फ्रंट की वो अगुवाई करें और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाए तीसरे फ्रंट की, मोदी को टक्कर देने के लिए। लेकिन निश्चित है कांग्रेस उन्हें स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, इसमें संदेह है। कांग्रेस के युवराज तो राहुल गांधी है ही हैं। अब मुद्दा यह है कि पूर्वांचल का विकास, पूर्वांचल के लिए 1500 करोड़ से अधिक परियोजनाओं को शिलान्यास और लोकार्पण करते समय योगी ने उत्तर प्रदेश चुनाव का आगाज कर दिया है। जिस तरह से उनका भाषण था वो लग ही नहीं रहा था कि वो चुनावी भाषण नहीं दे रहे हैं। 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश समेत करीब 5 राज्यों के चुनाव हैं। 2022 में दिसंबर में गुजरात का भी है। इस तरह से करीब 6 राज्यों के चुनाव 2022 में होने हैं। वो फरवरी मार्च से शुरू हो जाएंगे, दिसंबर तक चलेंगे। तो योगी जी को वहाँ स्थापित करने के लिए, खैर स्थापित है ही हैं, उनकी प्रशंसा इतनी किया प्रधानमंत्री जी ने कि जो उनके दुश्मन स्वप्न में भी उनके खिलाफ उनके विरोधी होंगे, अब स्वप्न में भी उनका विरोध करना छोड़ देंगे। कम से कम पार्टी के अंदर तो नहीं करेंगे। बाहर कोई विरोधी है तो दिखावे के लिए विरोधी है, क्योंकि काम तो कोई कर नहीं रहा है। जिस तरह से ईमानदारी से, जिस तरह से रात दिन लग करके कोरोना बीमारी से निकलने के बाद तुरंत कोरोना सेंटरों का दौरा करने लगे योगी आदित्यनाथ, ऐसा कोई मुख्यमंत्री देश के किसी राज्य का नहीं दिखा। सब लोग घर में बैठ करके, बंगले में बैठ करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही मुख्यमंत्री काम संभाल रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जगह जगह, अस्पताल जिला जिला घूम रहे थे, हेलीकॉप्टर से नहीं कार से भी घूम रहे थे। तो इनका तो फायदा जनता ने जो देखा है तो उनको देगी जनता, ये निश्चित है। और जो एक माहौल बनाया जा रहा था कि भाजपा में भारी कलह है, आज प्रधानमंत्री ने वो सारे माहौल को, जिस तरह के निगेटिव माहौल बनाया जा रहा था उसको पॉजिटिव कर दिया है। पूर्वांचल में जाके प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में किया, अवधी में किया। इससे लोग और गदगद हो गए। पूरे विश्व में ये संदेश गया। अगर बनारस के वो सांसद हैं तो बनारस की बोली भी बोलते हैं काम भर की, समझते तो हैं। ये तो पक्का, जो लोग उनसे मिलने जाते हैं वो बहुत सारे ग्रामीण भाग के लोग जाते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं। मोदी जी समझते भी हैं, उत्तर भी देते हैं बहुत सारा। तो अवधी तो इतनी सरल भाषा है, सरल बोली है कि कोई भी समझ सकता है। जो रामचरितमानस पढ़ रहा है उसको अवधी आती है। बनारस की अवधी और भोजपुरी मिक्स बोली है, तो मोदी जी को तो आता ही आता है। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बनारस में हो रहा है वो निश्चित है उत्तर प्रदेश के लिए एक माइलस्टोन काम करेगा। जो बेरोजगारी थी वो दूर होगी। जो उत्तर पूर्वांचल के लोग दिल्ली जा रहे थे भाग के, मुंबई भाग के आ रहे थे, वो जरूर वहाँ रुकेंगे। उनको उद्योग, वहाँ के बढ़ते उद्योग उन्हें नौकरियां प्रदान करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और यही प्रधानमंत्री की योजना है। यही योजना है कि लोग, वहाँ के लोग उत्तर प्रदेश छोड़ करके बाहर न जाएं, उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े, उन्हें वहीं नौकरी मिले, घर में रहेंगे। एक कोरोना जैसी महामारी जो आई है आज तो जाने वाली नहीं है। जितना दो छोटे छोटे शहरों में लोग रहेंगे उतना ही इस बीमारी से निपटने में आसानी होगी। बनारस के लोगों की उन्होंने भूल प्रशंसा की है और ये सच है। बनारस के लोग उस लायक भी हैं कि कोरोना काल में वो जिस तरह से कोरोना से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं उसका मापदंड पूरी तरह से पालन किए, मापदंडों का, और विकास कार्य को भी नहीं रोके हैं। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम पूर्ववत हुआ है और अपने निर्धारित समय पर पूरा हुआ है। कोरोना भी, संक्रमण भी कंट्रोल में रहा है। इस तरह से बनारस और पूर्वांचल की जो प्रधानमंत्री ने बड़ाई की है वो काबिल तारीफ है। निश्चित है इसका फ़ायदा भाजपा को भी मिलेगा, वहाँ की जनता को भी मिलेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आगे और जो डेवलपमेंट खबर होगी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद।